औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लेक्चर मोटर प्रोटेक्शन को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 इंशाल्लाह आज कवर करेंगे हम। तो इस लेक्चर को बाकायदा आगाज़ करते हैं। मोटर के हवाले से तो आप सबको पता होगा कि मोटर की एक डिटेल हिस्ट्री है कि मोटर कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, कहाँ तक चली हैं, किन लोगों ने उसके एवोल्यूशन पे काम किया है और मोटर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करती है। और हमारे बहुत सारे डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में मोटर्स जो हैं अपना बेहतरीन रोल प्ले करती हैं। तो मोटर के लिए जो प्रोटेक्शन है वो एक प्राइमरी और सेकेंडरी एस्पेक्ट्स है कि विदाउट प्रोटेक्शन मोटर जो है काम नहीं कर सकती, क्योंकि विदाउट प्रोटेक्शन आप उसे अगर डील करेंगे तो दे कैन ऑपरेट, बट reliability and believe in the performance of motor and the life of motor cannot be sustainable if we not link the protection scheme with the motor. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं मोटर हिस्ट्री एंड फैक्ट्स कि वो क्या है। फर्स्ट US patent for a motor was issued to Thomas Davenport in 1837। तो इन्होंने होपफुली इससे पहले ही बनाई होगी मोटर या मोटर का मैकेनिज़्म, और उसके ऊपर US का पैटेंट एक हुआ जो कि थॉमस डेवेनपोर्ट ने 1837 के अंदर रजिस्टर्ड कराया अपना एक पैटेंट US में 1837 के अंदर। तो फर्दर मोर इन 1888 निकोला टेस्ला। अच्छा, निकोला टेस्ला का बाकायदा एक दौर है, लेकिन उससे पहले एडिसन का एक बहुत बड़ा दौर है। फिर इनका एक कोलैबोरेटिव या कोलेशन एक पूरा एरा चला है जिनमें इनका कोलैप्स दिखाया गया है, या इनकी रिसर्च को दिखाया गया है, या इनकी डेवलपमेंट को दिखाया गया है ACDC वॉर के मुताबिक। तो जो 1837 थॉमस डेवेनपोर्ट के बाद मोटर पे एडिसन ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है, और एडिसन की बाकायदा एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी जिसके अंदर जनरेटर और मोटर्स बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में अपना रोल प्ले करते थे, और वो सारी की सारी DC मोटर्स थी। DC मोटर्स थी। निकोला टेस्ला एक यंगस्टर के तौर पे एडिसन की कंपनी में काम भी करता था, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसने एडिसन की बहुत सारी जो मोटर्स के अंदर फॉल्ट थी DC मोटर, उन सबको रिमूव किया, उनको मॉडिफाई किया, और नई जहद के थ्रू उनका नई टेक्नोलॉजी, नई मॉडिफिकेशन के थ्रू जो उस वक्त की बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी उसके तहत जो है उन सब को मॉडिफाई किया, उनके एरर्स को रिमूव किया और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया निकोला टेस्ला ने। लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको पैसे नहीं दिए गए और उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो निकोला टेस्ला वहाँ से चला गया, और फिर उसने अपनी कंपनी, और कोई पूरी एक हिस्ट्री है कि उसने कंपनी बनाई, फिर जिनके साथ बनाई उन्होंने उसी को धोखा दे दिया, फिर उसने अपनी रिसर्च करी। और निकोला टेस्ला, कहते हैं निकोला टेस्ला के बारे में, वो एक ऐसी सेंचुरी का आदमी था जो उस सेंचुरी के लिए सूटेबल नहीं था, यानी कि वो उस सेंचुरी में गलती से पैदा हो गया। उसकी रिसर्च डेवलपमेंट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, और वो ऐसी चीज़ें सोचता था जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि उस वक्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीज़ें कंपैटिबल नहीं होती थी उसकी बातों से। लेकिन वक्त के रहते उसने वायरलेस टेक्नोलॉजी का भी एस्पेक्ट दिया। निकोला टेस्ला का एक ये भी स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी आपके इर्द गिर्द मौजूद है, जिसमें आप तैरते हैं, जिसमें आप रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन सब को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। निकोला टेस्ला का इवन ये भी स्टेटमेंट था, और इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो कि रियल वर्ल्ड में उस वक्त और आज के वक्त में भी रियलिटी के तौर पे सोचना बहुत मुश्किल होता है, हम उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसीलिए निकोला टेस्ला की बहुत सारी बातों पर यकीन नहीं किया गया उस दौर में। बहरहाल इन 1888 निकोला टेस्ला पेटेंटेड अ फर्स्ट AC पॉलीफेज मोटर, सिंगल फेज मोटर उसने इंट्रोड्यूस करी 1888 में निकोला टेस्ला ने, और टेस्ला मोटर्स के नाम से उसका नाम जाना भी जाता है बहुत ज़्यादा। टुडे इन नॉर्थ अमेरिका मोर देन 1 बिलियन मोटर्स आर इन सर्विस। 1 बिलियन मोटर्स हैं जो कि सर्विस में मौजूद हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। मोटर्स कंज्यूम 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में 25% मोटर एनर्जी कंज्यूम करती है इन इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय मोटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ 70% इन ऑयल, गैस
एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज अराउंड 90%। माइनिंग यानी कोयले से जो बिजली पैदा की जाती है, कोयले मतलब इसमें जो इस्तेमाल होती है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज 3 फेज़ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ये हमारे घरों में जो पानी की मोटर है उसकी बात हो रही है। अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ द इंस्टॉल मोटर कैपेसिटी। इसमें जो स्क्विरल केज मोटर की जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो सबसे ज़्यादा 90% स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जो हम पानी में इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो डंकी पंप में इस्तेमाल होती है मोटर, वो आपकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है और वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वाउंड मोटर भी कहते हैं इसको। तो मोटर का एक बहुत अहम रोल है स्टील मिल में। अगर कभी आपका जाना हो तो उसमें देखिएगा बाकायदा कन्वेयर बेल्ट और बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जो कि मोटर के काम होते हैं। बहुत सारे मैकेनिज़्म में मोटर इस्तेमाल होती है। विदाउट मोटर वो चीज़ें हो नहीं सकती। स्टील मिल में एक डिपार्टमेंट है, पर्स इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वहाँ पर बाकायदा पावर इक्विपमेंट रिपेयरिंग वर्कशॉप के नाम से वहाँ पर सारी चीज़ें ये रिपेयर होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है और बहुत ज़्यादा वैरायटी में काम होता है। टेस्टिंग, वाइंडिंग और हाई वोल्टेज टेस्टिंग, हर चीज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 डिपार्टमेंट है उस पूरे एक डिपार्टमेंट में, पर्स इलेक्ट्रिक में। और हर एक डिपार्टमेंट एक बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ दी फील्ड इक्विपमेंट रखता है स्टील मिल में। हाल तो मोटर के बारे में बात बता रहे थे आपको कि मोटर की वास्ट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है जो कि बहुत सारी जगहों पे काम करती है। वेरियस मोटर इंडस्ट्री, मोटर एप्लीकेशन इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होती है मोटर, तो फ़ैन ब्लोअर्स में इस्तेमाल होती है मोटर, फ़ैन में इस्तेमाल होती है, पंप्स में, कंप्रेसर्स में इस्तेमाल होती है, ग्राइंडर्स में, चिपर्स में, कन्वेयर्स, शेडर्स के अंदर, क्रशर्स के अंदर, मिक्सर्स के अंदर, क्रेन, एक्सट्रूडर्स के अंदर, रिफाइनर्स के अंदर, रिफाइनरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मोटर इस्तेमाल होती हैं और चिलर्स के अंदर मोटर इस्तेमाल होती हैं। इवन जो आपकी पंपिंग की जाती है, पानी जो आपके इलाकों में पहुंचाया जाता है, वो भी एक इंडस्ट्रियल या एक हैवी ड्यूटी पंप के ज़रिए से वाटर सर्कुलेट या पंपिंग करवा कर आप तक पहुंचाया जाता है। मोटर की बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन ये एप्लीकेशन है किन किन जगहों पर मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। सो मोटर की जो एप्लीकेशन है और मोटर के बारे में जो हम जितनी बात करें वो कम है, उसके हर एक चीज़ और हर एक स्पेक्स के बारे में। तो मोटर जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही है आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी लाइफ के अंदर। सो फर्दर मोर इसे कंटिन्यू करता है मोटर के हवाले से। मोटर फेलियर रेट्स एंड कॉस्ट। मोटर फेलियर रेट क्या है और उनके ऊपर जो कॉस्ट इंप्लीमेंट होती है। मिसाल के तौर पर मोटर जल जाती है तो उसके ऊपर एक कॉस्ट आती है। फिर उसका जो हार्डवेयर है अगर वो कहीं गिर के टूट जाए और डैमेज हो जाए तो फिर उसकी बहुत सारे इस फेलियर के नतीजे में जो कॉस्ट आती है उसकी बात कर रहे हैं। मोटर फेलियर रेट इज़ conservatively estimated as 3 to 5% per year in mining, plumb and paper industry. Motor failure rate can be as high as 12%. मोटर फेलियर का जो रेट है वो माइनिंग, पम्प, पेपर इनमें बहुत ज़्यादा है, जो कि 12% फेलियर रेट है। जिस तरह बोरिंग की जाती है तो उनमें भी एक मोटर इस्तेमाल होती है, जनरेटर के तौर पे वो पम्प करके चलती है, तो रोटेट करके चलती है। तो उसमें उस मोटर का और पूरी मशीनरी का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि जो बोरिंग हो रही होती है उसमें नीचे पत्थर आते हैं, कंक्रीट होती है और बहुत सारे नेचर ऑफ आपको सॉइल मिलती है जो कि सख्त होती है और सॉइल होते हैं जो कि बाज़ वक़्त आ रहे होते हैं। तो मोटर का मैकेनिज़्म उससे बहुत डैमेज होता है क्योंकि उसको जर्क्स बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं बोरिंग के दौरान। मोटर फेलियर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है मोटर के फेलियर्स को। इलेक्ट्रिकल 33%, मैकेनिकल 31%, इन्वायरमेंटल, मेंटेनेंस एंड अदर जो है वो 36% है, जो कि मोटर के फेलियर का बाइस बनता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल, मेंटेनेंस और अदर एस्पेक्ट्स की वजह से मोटर के फेलियर के चांसेस होते हैं। इन्वायरमेंट से मुराद यही है कि जी जिस जगह मोटर लगाई भी आपने, वहाँ नमी बहुत ज़्यादा है या पानी का काम मुसलसल होता है, तो उस जगह पे लीकेज हो जाती है और मोटर जल जाती है, उसकी वाइंडिंग जल जाती है। तो इस वजह से इसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है मोटर का। मोटर फेलियर कॉस्ट कंट्रीब्यूटर्स, रिपेयर और रिप्लेसमेंट, रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन, लॉस ऑफ प्रोडक्शन। तो मोटर फेलियर कॉस्ट जो कंट्रीब्यूशन इसमें करते हैं, तो रिपेयर और रिप्लेसमेंट की जाती है, तो रिपेयर करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं आप मोटर को। रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन की जाती है इसमें, एंड लॉस ऑफ प्रोडक्शन इसमें होती है। हार्श कन्फर्मल कोटिंग कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल फेलियर। अब ये वो चीज़ें जिनके ज़रिए से आप उनको इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अब ये इस चीज़ को यहाँ पे डिफेंड किया गया कि मोटर फेलियर किन किन बुनियाद पर होता है। जैसे IEEE स्टडी के मुताबिक जो फेलियर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें
रेजिस्टेंस ओवरलोड के नतीजे में फेलियर होता है, नॉर्मल डिटोरेशन के नतीजे में होता है, हाई इलेक्ट्रिकल टोटल जो है और हाई वाइब्रेशन के नतीजे में भी लॉस होता है मोटर में, पुअर लुब्रिकेशन, आपने ऑयलिंग नहीं की, ग्रीस नहीं लगाई मोटर्स में, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं कर रहे, उसमें कचरा बहुत ज़्यादा आ जाता है, और क्या कहते हैं उसको आपने ऐसी जगह लगाया हुआ है जहाँ वो बैलेंस नहीं हो पा रही, अनबैलेंस के तौर पर वो चल रही है, टेढ़ा करके लगा दिया मोटर को, तो इसमें फेलियर रेट मोटर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको स्मूथ वर्किंग और स्मूथ बेस आप प्रोवाइड नहीं कर रहे रन होने के लिए। मैकेनिकल रेटेड जो लोड है उसके नतीजे में ये एस्पेक्ट होते हैं। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, आप मोटर को इस्तेमाल करें ऐसी जगह पे आपने लगाया जगह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के नतीजे में उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा और वो बेहतर तरीके से काम नहीं करेगी। एब नॉर्मल मॉइस्चर, ऐसी जगह लगा दिया जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, आपने नहर के करीब लगा दिया या फिर पानी जहाँ बहता है या फिर अपनी उन जगहों पे लगा दिया जहाँ पर वेस्टेज ऑफ वाटर का बहुत ज़्यादा गुज़र है, तो उस नमी के नतीजे में भी मोटर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है मॉइस्चर के नतीजे में। एबनॉर्मल वोल्टेज, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर आपका घर है जहाँ एबनॉर्मल वोल्टेज आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा जाते हैं कभी बहुत कम हो जाते हैं, तो मोटर इससे भी जल जाती है। एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी कभी आ रही होती है, बाज़ वक़्त ग्रिड में जिसका घर करीब होता है, तो जब ग्रिड सिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सबस्टेशन के करीब कुछ लोगों का घर होता है, तो लाइट आना जाना वोल्टेज का उसमें एबनॉर्मलिटी के नतीजे में मोटर भी जल जाती है। वो मोटर आपकी फ़ैन की भी हो सकती है, वो मोटर आपके कंप्रेसर की भी हो सकती है, वो मोटर आपके रूम कूलर की भी हो सकती है, हीटर की हो सकती है और एसी की भी हो सकती है, तो ये सब मोटर के ऊपर इसका असर आता है। एब्रेसिव केमिकल्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कारखानों के अंदर मोटर लगी हुई होती है, तो स्प्रे पेंटिंग के बहुत सारे कारखाने हैं, वहाँ पर फ़ैन या मोटर लगी होती है, तो उसका असर भी केमिकल्स का मोटर के ऊपर आता है और उससे भी मोटर डैमेज होती हैं। पुअर वेंटिलेशन कूलिंग, ऐसी जगह पे आपने लगा दिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, एग्जॉस्ट का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो पूरी जगह पे मोटर घुट घुट के चलेगी और गर्मी की उस वजह से आपकी मोटर डैमेज हो जाएगी। तो फर्दर मोर अदर रीज़न उसके भी हैं जो कि 19.7% है, तो ये रीज़न मैं वो बता रहा हूँ जो कि इन सब को मिलाकर एडअप किया जाए तो इलेक्ट्रिकल रेटेड लॉसेस में ये होता है, इनमें ये होता है। एनवायरमेंटल रेट्स एंड अदर रीजंस टोटल जो है 38.70% का उसमें परसेंट के चांसेस हैं कि उसकी वजह से मोटर फेलियर का शिकार होती है। इसी तरह से ERPSI स्टडी के मुताबिक फेलियर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टेटर ग्राउंड इंस्टॉलेशन, स्टेटर जो आप लगाते हैं वो ग्राउंड इंस्टॉलेशन नहीं होती, जिसके नतीजे में शॉर्ट सर्किट अगर हुआ तो मोटर फ़ौरन ही जल जाती है, फेलियर हो जाती है। टर्न इंसुलेशन आपको करनी ज़रूरी है। ब्रेसिंग, कोर, केज मतलब वो जो आपने उसका रखा हुआ है मोटर को, वो बेहतर होना चाहिए, वो हीट सिंक बेस बना होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल रेटेड टोटल जो है वो उसकी परसेंटेज ऑफ फेलियर इतनी बनती है। स्लीव बेरिंग्स आपके होनी चाहिए, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग्स होनी चाहिए, ट्रस्ट बेरिंग्स, रूटर शाफ्ट, रूटर कोर, मैकेनिकल रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें मिलाकर ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 33% to 31% मैकेनिकल रिलेटेड टू फेलियर्स होती हैं। और जो एनवायरमेंटल इफेक्ट 36% है वो आती हैं आपकी बेरिंग सील, बाज़ वक़्त बेरिंग की जो सील है वो टूट जाती है, वो उसके अंदर लुब्रिकेशन है वो बिल्कुल सूख जाता है बेरिंग ख़त्म होने के बाद लुब्रिकेशन, और फिर वो आवाज़ आती है उसके नतीजे में। ऑयल लीकेज हो जाता है मोटर का जिसमें वो चलती है, जैसे डंकी पंप की मोटर है उसका जो पिस्टन चलता है वो ऑयल के अंदर चलता है, उससे वो जो गर्मी है वो नहीं रहती और उससे लुब्रिकेशन के नतीजे में चीज़ें स्मूथ चलती हैं। इसलिए ऑयल लीकेज अगर हो जाए तो ऑयल ख़त्म हो जाएगा। फ्रेम आपका हीट सिंक होना चाहिए, वेट्स उसमें होने चाहिए। अदर कंपोनेंट्स के नतीजे में ये सारे टोटल अगर मिलाए जाएँ तो ये 36% इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट होता है, इसमें मॉइस्चर भी शामिल है, जिसके नतीजे में मोटर के फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वो फेलियर हैं कि वो किन किन वजूहात की बिना पर मोटर के फेलियर हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस कॉजेज़ मोटर फेलियर के ऊपर। मोस्ट ऑफ द मोटर फेलियर कंट्रीब्यूटर्स एंड फेल्ड मोटर कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू मोटर ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग के नतीजे में मोटर बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप इसको चला रहे हैं, इसका रेटिंग टाइम जो है चलाने का लेट से 2 घंटे तक ये आपकी सही काम करेगी। जैसे डंकी पंप में 2 घंटे तक अगर आप उससे टैंक भर लेते हैं या 3 घंटे तक भर लेते हैं तो नॉमिनल टाइम है वैसे तो 1 घंटे ही चलाना चाहिए, लेकिन आपने इसको 6 घंटे चला दिया मोटर को, होपफुली वो चल तो जाएगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, वाइंडिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और थर्मल स्ट्रेस उसके अंदर आ जाएगा, जिसके कॉज के नतीजे में मोटर जल भी सकती है।
थर्मल स्ट्रेसेस पोटेंशियली कैन कॉज द फेलियर ऑफ ऑल द मेजर मोटर्स पार्ट। इसमें स्टेटर हैं वो हीट बर्दाश्त करता है, रोटर है, बेरिंग, शाफ्ट एंड फ्रेम है जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जब मोटर बहुत ज़्यादा चल गई होती है तो उसकी बॉडी को अगर आप हाथ लगा के भी देखेंगे या दूर से उसकी जो वेव्स लिपटे आ रही होती हैं गर्मी की, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोटर बहुत देर से चल रही है और बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। तो ये सारे वो पार्ट हैं जो यहाँ मेंशन किए गए हैं कि ये स्टेटर है इसका, जहाँ से ये वाइंडिंग कनेक्शन की जाती है स्टेटर से। रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है जो कि ये पूरा रोटर है शाफ्ट समेत। फ्रेम ये हिस्सा होता है इसका आउटर केज का। बेरिंग ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि रोटर के साथ बेरिंग भी रोटेट करते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा जो टचिंग कॉन्टैक्ट में होता है। शाफ्ट जो आप देखें ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हुई भी होती है। तो इनमें थर्मल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है जब मोटर अपने नॉर्मल टाइम के मुकाबले में ज़्यादा टाइम एक्सीड करके चले, तो उसका एम्बिएंट टेम्परेचर से एक्सीड कर जाते हैं आप। फर्दर मोर रिस्क ऑफ एन ओवर हीटिंग मोटर। तो अगर हम इसकी बात करें तो स्टेटर वाइंडिंग इंसुलेशन डिग्रेडेशन फॉर स्टेटर लिमिटेड मोटर्स insulation lifetime decreases by half if motor operating temperature exceed the thermal limit by 10 degree for any period of time। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि मोटर की जो लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल है वो आपकी हाफ हो जाती है मोटर की अगर वो थर्मल एक्सीड लिमिट ऑफ द 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलने लग जाए ऑफ एनी पीरियड ऑफ टाइम। यानी कभी भी आप अगर उसको चलाने लग जाएँ और नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर अगर मोटर का है 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने उसको ज़्यादा चला दिया। ज़्यादा चलाने के नतीजे में हुआ ये कि वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से आ गई मोटर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब आप इस तरह से चलाएंगे उसको नॉर्मल एम्बिएंट के मुकाबले में 10 डिग्री ज़्यादा की रेटिंग पे आप चला रहे होंगे, तो होगा ये कि मोटर की जो लाइफ स्पैन है वो नॉर्मल लाइफ के मुकाबले में हाफ़ हो जाएगी। कि अगर वो मोटर 10 साल चलनी थी तो अब आपकी मोटर वो 5 साल तक आपको वो लाइफ दे सकेगी अगर आप इस तरह से उसको बिहेव करेंगे। तो ये एक स्टडी है जो कि बताई गई है। फर्दरमोर ए क्लास, बी क्लास, डी क्लास, एफ़ क्लास और एच क्लास ऑफ मोटर, इनमें ये बताया कि जो क्लास ऑफ मोटर है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी क्लास ऑफ मोटर जो है वो 130 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो सी क्लास है वो 155 डिग्री सेंटीग्रेड है और एच क्लास जो मोटर है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये ग्राफ है परसेंटेज ऑफ लाइफ परसेंटेज में और टेम्परेचर में। तो लाइफ परसेंटेज जो इसकी है वो आपकी 100% तक वो काम करेगी। तो इनमें जो सबसे अच्छी मोटर है लेट से ये आपको टेम्परेचर लेट से राइज़ होना शुरू होता है और इसका लाइफ स्पैन इस तरह से कम होने लग जाता है। तो अगर आप एच पे देखें तो ये दोनों चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। एफ़ की और कम इससे ज़्यादा है, बी की उससे ज़्यादा है और ए की उससे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जिस पे वो टेम्परेचर पे ऑपरेट करेगा वो ए फिर भी बेहतर है इनमें। फॉर एफ़ क्लास इंसुलेशन स्टेटर टेम्परेचर ऑफ 165 डिग्री सेंटीग्रेड causes motor lifetime to decrease 250%। यानी कि अगर मोटर सिर्फ नॉर्मल रेटिंग के मुकाबले में एफ़ की कैटेगरी में भी आ जाती है तो फिर इससे होगा ये कि वो तो यहाँ तो जाने की दूर की बात है, यहाँ पे आके ही मोटर की जो लाइफ स्पैन ऑफ द लाइफ टाइम होगी वो 50% हो चुकी होगी। तो इसीलिए जैसे कि नॉर्मल सी बात ये है कि मोटर को अगर आप ऑपरेट करते भी हैं तो आप उसे 2 घंटे चलाएं लेट से। अब आपको पता ही नहीं है कि मोटर कितनी देर चलेगी और वो चलने के साथ आपको उसकी लाइफ स्पैन किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो उसका बहुत आसान तरीका है, मोटर को 1 घंटे चलाएं और उसको किसी थर्मल कंडक्टिविटी के ज़रिए टेम्परेचर को जजमेंट करके देखेंगे वो किस तरह नॉर्मल हो रही है, एबनॉर्मल बिहेव तो नहीं कर रही। करंट एम्पेयर रेटिंग से आपको अंदाज़ा हो कि 1 घंटे के चलने में वो कितना एम्पेयर ले रही है और 2 घंटे चलने में वो कितना एम्पेयर ले रही है। इस थोड़े बहुत एनालिसिस के बाद आपको आइडिया हो जाएगा मेरी जो नॉर्मल मोटर चलती है वो 1.5 घंटे से 2 घंटे तक सही चल सकती है और ये लाइफ स्पैन भी अच्छा देगी और इस दौरान ये करंट भी नॉर्मल ले रही होती है। लेकिन जब मैं 3 घंटे या 4 घंटे मोटर चला लेता हूँ तो फिर वो मोटर जो है अपने नॉर्मल रेटिंग करंट के मुकाबले में ज़्यादा करंट लेती है। हीट डेसिपेशन और हीट और जो हॉटनेस है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे आपको अंदाज़ा हो कि इस टाइम तक चलाने पे मोटर की जो लाइफ टाइम है वो 50% तक चली जाएगी अगर मैं यही प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूँगा। तो ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप उसकी अवेयरनेस को फॉलो करते हुए मोटर की लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। रोटर कंडक्टर्स डीफॉर्मिंग और मेल्टिंग फॉर रोटर लिमिटेड
थर्मल लिमिट इज़ डिफाइंड बाय मोटर स्टॉल टाइम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो मोटर कंडक्टर आपने इस्तेमाल किया डीफॉर्म ना हो जाए, वो मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि होगा ये कि जब बहुत ज़्यादा आप मोटर को चलाएंगे तो उसकी वाइंडिंग भी तो हीटअप होती है। वाइंडिंग हीटअप होने के नतीजे में वो एक लेवल ये भी होता है कि इंसुलेशन ब्रेक होती है और वाइंडिंग आपस में मर्ज हो जाती है, फ्लक्स डिसबैलेंस होता है, और वाइंडिंग टू वाइंडिंग अगर आपस में मिल जाती है तो फिर शॉर्ट सर्किट अकर होता है, और उसके नतीजे में ज़्यादा चलने के नतीजे में वाइंडिंग आपकी मर्ज हो जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट के नतीजे में वाइंडिंग जल जाती है और फिर आपका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा उस पर आ जाएगा। फॉर द रोटर लिमिटेड थर्मल लिमिट इज़ डिफाइंड बाय द मोटर स्टॉल टाइम। अच्छा, मोटर पे लिखा होता है कि आपको कितने टेम्परेचर तक इसको ये बेयर कर सकती है, इसका एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है। तो नॉर्मल मोटर्स के ऊपर जो अच्छे कैटेगरी की मोटर है उन पर ये सब चीज़ें लिखी होती हैं उनकी नेम प्लेट के ऊपर, तो वो ज़रूर पढ़ा करें। तो ये जो लेक्चर हमारा मोटर के ऊपर है पार्ट 1 इसका यहीं पे, सॉरी पार्ट 2 इसका यहीं पे, पार्ट 3 इसका यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी पार्ट 4 हम इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे जो कि मोटर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के ऊपर होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपके और हम सबके रिज़्क़ में कुशादगी और वसअत और बरकत नसीब फरमाएँ। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।